आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो मेरा नाम सुमित भूषण है और इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली ये वीडियो पार्ट है एक वीडियो सीरीज का जो इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द NCERT टेक्स्ट ऑन फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज। सो ये क्लास 11th का जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, फर्स्ट चैप्टर का, तो हम लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो आई वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज़ अ यूनिट। ओके, सो एज इट इज़ रिटन कि यूनिट क्या होता है, तो when we are studying physics we are going to actually deal with some physical quantities। तो वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसको हम मेजर करेंगे। हमें मेजर करना पड़ता है क्योंकि जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी की कितनी वैल्यू है। वो वैल्यू बताने के लिए हमें उसका मेजरमेंट करना पड़ता है। तो जब हम मेजर करते हैं तो हमें फिर सामने वाले को बताना भी तो है कि उस मेजरमेंट की वैल्यू क्या आई है ना। तो जो मेजरमेंट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को की जो मेजर्ड वैल्यू है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट वैल्यू इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड बाय मेकिंग कंपैरिजन विथ सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। ओके, और एक कंडीशन है कि वो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। हाँ, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब ये क्यों होना चाहिए? जैसे अगर अलग अलग देशों में लोग सेम फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिज़िकल क्वांटिटी जैसे हम अभी इफ़ यू गो टू सम शॉप एंड बाय सम कमोडिटी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय लेट अस से 1 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, सो अगर हम 1 लीटर दूध खरीदते हैं तो किसको बोलेंगे 1 लीटर दूध? कैसे हमें पता है कि वो 1 लीटर है या वो उससे कम है या उससे अधिक है? तो इसके लिए क्या है, और अगर हम जिसको 1 लीटर बोल रहे हैं उसको किसी और कंट्री में उतनी ही क्वांटिटी को कुछ और चीज़ कहा जाए, है ना, तो एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए एक राय बनाने के लिए हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक सिस्टम बनाना पड़ता है यूनिट्स का, है ना। तो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स वगैरह वो बैठते हैं साथ में समय समय पे और डिफ़ाइन करते हैं चीज़ों को कि यूनिट्स क्या होंगी, है ना। तो इसलिए वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के बाद ही यूनिट्स डिफाइन की गई। हम आगे देखेंगे कि कौन सी यूनिट है, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ यूनिट बाय नाउ। So now when we make a measurement of some physical quantity, so that is expressed by a numerical value which is followed by a unit. For example, when we say that a certain object's mass is 5 kg, so what does it mean? So you see this 5, the numerical value 5 is the magnitude of the quantity, physical quantity called mass in this case, and this kg or kilogram is the unit, that reference standard that we have been talking about. Okay, so ये जो kg है, अगेन ये एक यूनिट है जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के बाद डिसाइड किया गया कि जब वर्ल्ड वाइड हम कहीं भी किसी मास का मेजरमेंट करेंगे तो kg किलोग्राम किसको कहेंगे? वो फ्रांस में बैठा हुआ व्यक्ति भी के लिए भी सेम होगा, वो इंडिया में बैठे हुए के लिए भी सेम होगा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएं, वेर एवर यू वांट टू गो, रशिया, wherever, China, Japan, wherever, the kg is defined in the same way. So जिस क्वांटिटी को, मतलब किसी मास की, किसी ऑब्जेक्ट की जितनी क्वांटिटी को हम 5g इंडिया में कहेंगे उतनी ही क्वांटिटी चाइना में भी 5g कहलाएगी, है ना। तो हमेशा जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जो इस केस में एक मास है, एक ऑब्जेक्ट का मास हम मेजर करना चाहते हैं, तो मास वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और
एक यूनिट होता है। सो इस 5 kg का क्या मतलब है? तो मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, द अबव मेजरमेंट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट्स मास इज 5 times द मास ऑफ ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट हुज मास हैज़ बीन डिफाइंड टू बी 1 kg बाई एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स। अब ये इसका क्या मतलब हुआ कि कभी पास्ट में दुनिया भर के वैज्ञानिक आपस में बैठे और उन्होंने कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया। तो एक ऑब्जेक्ट था जिसको कहा गया कि ये 1 kg है। अब जो दुनिया भर के लोग हैं उनको उनके सैंपल्स भेजे गए और कह दिया गया कि ये उसी जो स्टैंडर्ड एक बनाया गया कि ये 1 kg है, उसी से कंपेयर करके दूसरे कई सारे और सैंपल्स बनाए गए और उनको दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज़ में भेज दिया गया और कहा गया कि ये 1 kg है, अब आप अपने हिसाब से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लीजिए। तो जब हमने कहा कि 5 kg है, हमने जिस ऑब्जेक्ट की मास को मेजर किया और हमने कहा कि उसका मास जो है वो 5 kg है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कॉपी हमें मिली थी 1 kg वाली, ये उसका जितना वज़न था, उसका जितना भार था, उससे कंपैरिजन में ये 5 गुना है। इट इज़ 5 times द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, सो यही इसका अर्थ होता है। आगे जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, तो हम देखेंगे देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डील विथ इन आवर स्टडी ऑफ फिजिक्स। I hope you have by now understood the concept of unit and how do we express our measurements, right? So अब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी हैं, है ना। हमने अभी देखा कि मास है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं डिस्टेंस है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव टू गो फ्रॉम लेट अस से न्यू दिल्ली टू मुंबई, सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेस। सो डिस्टेंस अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये बात तो आएगी, है ना। उसके लिए भी कोई यूनिट चाहिए। फिर है कि जब हम दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसको कवर करने में हमें कुछ टाइम चाहिए होगा। तो कितना टाइम चाहिए होगा, तो वो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम ये भी पूछेंगे कितनी स्पीड से, मतलब कितनी तेज़ी में, है ना, हमने उस डिस्टेंस को कवर किया। तो स्पीड अगेन वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, वी विल सी देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट कम्स अक्रॉस व्हेन वी आर स्टडीइंग द फिजिक्स। सो अब क्या करें, क्या इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम अलग अलग यूनिट्स डिफाइन करते रहें, तब तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि 1000 फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या हम 1000 यूनिट इंडिपेंडेंट यूनिट्स डिफाइन करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो द फिजिसिस्ट्स हैव बीन एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई a few physical quantities that can be treated as base और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और बाकी जितने दूसरे क्वांटिटीज हैं जो कि उन फिजिसिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो बेस क्वांटिटीज नहीं है, उनके अलावा बाकी जितनी क्वांटिटी हैं उन सबको हम डिराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द दिस बेस क्वांटिटीज। ओके, सो मैंने वही बात यहाँ लिखी है कि ऑल दो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बट वी डू नॉट नीड अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिक इंडिपेंडेंट यूनिट्स। दिस इज़ वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन। अगर ऐसा नहीं होता, फिर हर एक फिजिक्स में पढ़ाई जाने वाली हर क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती और उसको डिराइव नहीं किया जा सकता होता एक दूसरे के टर्म में, तो the life would have been very difficult for an average student of physics. Okay, so but fortunately ऐसा नहीं है। So यहाँ मैंने लिखा है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है फॉर्चुनेटली दे आर इंटर रिलेटेड। तो यहाँ जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में हमने यहाँ देखा कि मैं दिल्ली से मुंबई वाला जो एग्जांपल है उसमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, डिस्टेंस और टाइम। फॉर एग्जांपल कितना टाइम हमें लगा, ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन था कितनी स्पीड से गए। तो जब हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो स्पीड अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट इसको डिराइव किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम दैट ऑब्जेक्ट टेक्स टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। तो इसके टर्म में हम स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। और चूँकि हम स्पीड
जो फिजिकल क्वांटिटी ही है उसी को डिफाइन कर सकते हैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में, तो हम लोग उसकी यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स के टर्म में। ये हम लोग आगे भी देखेंगे। देयर आर न्यूमरस सच एग्जांपल्स इन फिजिक्स, दे विल कीप कमिंग। सो यही यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्चुनेटली a large number of physical quantities are interrelated and the result of their measurements can be expressed in units which can be obtained from the units of a few fundamental or base quantities। जैसे मैंने कहा कि बेस क्वांटिटीज कुछ ही हैं, हम देखेंगे कितने हैं आगे, बट कुछ ही हैं। तो यूनिट्स फॉर दिस फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ओके, हमने अभी जान लिया कि फंडामेंटल और बेस यूनिट्स क्या होते हैं। अब क्या है कि जितनी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना, जो कि फंडामेंटल और बेस फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी जिनको नहीं कहा जा सकता है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़, राइट। इसके टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम डिफाइन कर सकते हैं तो उसकी यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होंगी उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा है द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल अदर मीन्स दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। सो द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज एंड हेंस दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, now a complete set of these units, that means the base units and the derived units combined, a complete set of these units is known as the system of units। तो देर कुछ भी कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, है ना, तो उसमें से उन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो अभी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो SI यूनिट्स कहलाते हैं, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, सो दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इन SI सिस्टम, जो कि हम लोग अपने कोर्स ऑफ स्टडी में हम लोग SI यूनिट ही मोस्टली यूज करेंगे। अगर कोई और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, कभी कन्वर्जन आएगा बीच में, तो हम लोग वो भी देखेंगे, यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम अदर देन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ क्या लिखा है, इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स देयर आर 7 बेस यूनिट्स। हमने बेस यूनिट्स अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो मात्र 7 ही बेस यूनिट्स हैं, या ये कहे कि 7 ही बेस क्वांटिटीज़ हैं, और सारी अदर क्वांटिटी उनके टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, मैंने एक टेबल बनाया है फिजिकल क्वांटिटीज़ का और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग SI यूनिट्स का। जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, लेंथ। इसकी जो यूनिट है वो मीटर कहलाती है, और सिंबल जो यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल में जो क्वांटिटीज़ हैं और जो दिस पैरेंथेसिस के अंदर है वो उसके सिंबल। फॉर एग्जांपल m स्मॉल m इज अ सिंबल फॉर मीटर विच इज द SI यूनिट ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। सिमिलरली दूसरा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो मास है, उसका जो है SI यूनिट किलोग्राम है, और जिसका सिंबल kg है, k स्मॉल k है और g भी स्मॉल है। टाइम उसका यूनिट सेकेंड है, S से उसको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, वी विल स्टडी लेटर ऑन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो उसका SI यूनिट एम्पियर है, उसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर केल्विन इसकी यूनिट है, और इसको कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, उसका जो SI यूनिट है वो मोल है, MOLE, और जो सिंबल है वो MOL है। ओके, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और वो जो है वो उसकी जो SI यूनिट है वो कैंडिला है, और उसके जो सिंबल है वो CD, स्मॉल CD, राइट। सो अभी इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे अभी रहते हैं, और बाद में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू go through this video with a patient sitting, and I suggest you subscribe this channel and keep coming back to it, so that you will have a clear idea of when and what kind of videos I am uploading on a regular basis.
So I am also in the process of uploading the lecture series on mathematics, again based on NCERT class 11th and 12th. Okay, so this is it for now. Again, my name is Sumit Bhushan, right? So I suggest you keep coming back and keep studying. I wish you very good luck in studying physics and mathematics. We will be discussing so many topics